एवरीवन वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को। वो है कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा जॉब स्विच करी है तो उस केस में आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपकी कैलकुलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जब हम एक से ज्यादा जॉब स्विच करते हैं तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बनती है, और क्योंकि हमें टाइम पर अपनी लायबिलिटी का पता नहीं होता तो हम अपना एडवांस टैक्स पे नहीं करा पाते, जिसकी वजह से हमें पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा टैक्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी 15 मार्च 2025 है लास्ट डेट आपकी एडवांस टैक्स को पे करने की। तो जिन टैक्स पेयर्स ने इस फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा जॉब्स को स्विच किया है वो इस 15 मार्च से पहले एक बार अपनी टैक्स लायबिलिटी को जरूर कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनती है और अभी तक भी आपने पेमेंट नहीं कराई है तो आप अभी एडवांस टैक्स पे करा के उसकी पेमेंट करा दीजिए, नहीं तो आपको पे करना पड़ सकता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। तो चलिए देख लेते हैं ये आपको कैलकुलेशन करनी कैसे होती है, क्यों एडवांस टैक्स पे करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने वाली हूँ। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉई है मिस्टर ए ने दो कंपनीज के अंदर काम किया है इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अभी हम इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर की हम रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं कमिंग जुलाई 25 में। तो मान लो मिस्टर ए ने कंपनी एक्स में काम किया है अप्रैल से लेकर सितंबर तक के बीच में, और वहां उनको इनकम हो रही थी 1 लाख पर मंथ की। 1 लाख पर मंथ का क्या मतलब हुआ, अप्रैल से लेकर सितंबर अगर मैं काउंट करूं तो 6 मंथ इन्होंने यहाँ काम किया है, और इसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट कंपनी स्विच करी वो इन्होंने स्विच कंपनी वाई में जो इन्होंने काम किया है वो जुलाई के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर से लेकर मार्च तक इन्होंने काम किया है। 6 मंथ इन्होंने यहाँ काम किया है और वहां इनकी सैलरी थी 1,20,000। जब हमें सैलरी का इंक्रीमेंट मिलता है, जब भी एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को स्विच करता है, 90% सिनारियो में यही रहता है। तो पहले उनको 1 लाख रुपीज सैलरी मिलती थी, अब उनको 120 मिल रही है और उन्होंने जॉब को स्विच कर लिया अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो अगर मैं मिस्टर ए की फर्स्ट कंपनी की बात करूं तो मिस्टर ए को पूरे 6 महीने में कितने रुपए मिले, 6 लाख रुपीज मिस्टर ए को अर्न हुए। उसमें से जो कंपनी ने अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करी थी, कंपनी एक्स ने जो अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करी थी मिस्टर ए के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो उनको पूरे उन्होंने 6 लाख रुपीज दिए उसमें से उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को एडजस्ट कर लिया। अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम के लिए जाते हैं तो 50,000 आपको मिलती है और न्यू में आपको मिलती है 75,000। तो मैं दोनों ही सिनेरियो अगर इसमें देख लूं तो 50,000 उन्होंने यहाँ पे इनको ये रिबेट दे दी और 75,000 उन्होंने जो है न्यू टैक्स स्कीम में इनको रिबेट दे दी। अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्टर ए ने एटीसी में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, पीपीएफ मान लीजिए उनकी इन्वेस्टमेंट थी, तो 1 लाख रुपीज उन्होंने 6 महीने में वहां इन्वेस्ट कर दिए थे, तो 1 लाख रुपीज की रिडक्शन इनको मिल गई यहाँ पर। तो 6 लाख रुपीज पे जब हम नेक्स्ट आपकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया 4,50,000 और यहाँ पे आपका आ गया 5,25,000। कंपनी एक्स ने मिस्टर ए का कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। रीजन भी जो 4,50,000 ओल्ड टैक्स स्कीम के अकॉर्डिंग इनका आया, तो ओल्ड टैक्स स्कीम में 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स आपको पे नहीं करना होता 87A की रिबेट के अकॉर्डिंग। तो कंपनी एक्स को लगा कि 4,50,000 तक तो कोई टैक्स पे नहीं करना, तो हम इनका टीडीएस क्यों डिडक्ट करें। तो कंपनी एक्स ने कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। सेम एज जब उन्होंने न्यू टैक्स स्कीम के बारे में सोचा तो न्यू टैक्स स्कीम में आपका 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है, तो कंपनी एक्स ने न्यू के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करके देखा और मिस्टर ए का जो है कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया। तो ये तो हुई फर्स्ट कंपनी की बात जिसमें मिस्टर ए ने 6 लाख रुपीज भी अर्न कर लिए और किसी भी तरीके का कोई टैक्स डिडक्शन भी उनकी इनकम में से नहीं हुआ। फिर जब मिस्टर ए ने नेक्स्ट कंपनी अपनी ज्वाइन करी कंपनी वाई, तो वहां पर उनका पैकेज था 1,20,000। तो होता क्या है, जब आप एक गवर्नमेंट सेक्टर से एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच होते हैं तो आपका जो भी आपका पे पहले आपको मिला होता है वो आपके नेक्स्ट एम्प्लॉयर को अपने आप इंटीमेट कर दिया जाता है, और जो आपके टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो क्यूमुलेटिव इनकम पर की जाती है। अदरवाइज पब्लिक सेक्टर में जब आप नेक्स्ट कंपनी को स्विच करते हैं तो जो है आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है फाइल करने के लिए, तो वहां पर एक कॉलम होता है कि आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपको कितनी सैलरी रिसीव हुई है अप्रैल से लेकर अभी तक। अगर आप उस टैब को नहीं भरते हैं या हो सकता है कि आपकी कंपनी इतने अच्छे स्केल की नहीं है तो उन्होंने वो अपनी डिक्लेरेशन फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी ही नहीं है, तो जो भी आपकी अपकमिंग कंपनी होती है उनको नहीं पता कि आपने अभी तक कितना अर्न किया है अपनी लास्ट कंपनी में से और कितना आपका टीडीएस अभी तक डिडक्ट हो चुका है। तो वो कंपनी अपनी एक अलग कैलकुलेशन चलाती है सिर्फ अपनी ही इनकम से रिलेटेड जो कि वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रही है। तो मिस्टर ए ने जब कंपनी वाई में स्विच किया तो कंपनी वाई में उनको 6 मंथ की सैलरी रिसीव हुई, जो उनको रिसीव हुई 7,20,000। अब इस पे भी अगर मैं डिडक्शंस की बात करूं तो लेट्स सपोज
इनको जो है 2 लाख रुपए की जो एटीसी की डिडक्शन होती है प्लस एटीसीसीडी 1B की डिडक्शन होती है वो इनको यहाँ पे मिल रही थी अलग से, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इनको कंपनी वाई ने प्रोवाइड करी। तो अगर मैं कंपनी वाई की अलग से टैक्सेबिलिटी की बात करूं तो 7,20,000 में से ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में जो इनकी टैक्सेबल इनकम बनती है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग तो बनती है 4,70,000, क्योंकि 7,20,000 में से हमने 50,000 रुपीज डिडक्ट कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन का, और 2 लाख रुपीज डिडक्ट कर दिया जो अदर डिडक्शन इनको मिलनी थी उसकी, और 6,45,000 न्यू टैक्स रिजीम में बनती है। 7,20,000 में से आपको मिले 75,000 रुपीज एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये थी टैक्सेबल इनकम कंपनी वाई के लिए, ये मिस्टर एक्स के लिए नहीं है, ये है कंपनी वाई ने जो उनके लिए कैलकुलेट करी। तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी ने भी उनका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख से नीचे है ये, और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख से नीचे है, तो यहाँ पर भी कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। तो क्या मिस्टर ए को कोई भी टैक्स ही नहीं बनता जो उसको पे करना चाहिए था पूरे साल में? तो उनका कोई टीडीएस डिडक्ट ही नहीं हुआ। अब पूरा साल निकल गया, आने वाली है 15 मार्च, ईयर एंड होने वाला है, तो अब बताइए कि मिस्टर ए को कितना टैक्स उसको पे करना चाहिए। तो अगर यही सिचुएशन मिस्टर ए ने अभी कंसीडर नहीं करी मार्च से पहले, और जब उन्होंने रिटर्न फाइलिंग करने लगे तब उनके सामने ये सिचुएशन आती है, तो देखिए उनको कितना टैक्स पे करना होगा। अगर मैं क्यूमुलेटिव इनकम निकालूं मिस्टर ए की, तो क्यूमुलेटिव इनकम की अगर हम बात करते हैं तो दोनों मिलाकर उनको जो इनकम हुई है दोनों कंपनीज से, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, कंपनी एक्स से उनको इनकम हुई 6 लाख रुपीज, कंपनी वाई से इनको इनकम हुई 6,70,000। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव इनकम की बात करूं तो इनकी इनकम हो गई 3,20,000 का पैकेज हो गया मिस्टर एक्स का, अब सॉरी मिस्टर ए का। अब इसी को ही जब हम अपने रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि कौन सा टैक्स बेनिफिट, कौन सा टैक्स रिजीम मुझे बेनिफिट दे रहा है। तो अगर मैं ओल्ड और न्यू दोनों की ही बात कर लूं, 13,20,000 का इनका यहाँ पैकेज है और 13,20,000 ही इनका यहाँ है। सबसे पहले तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दोनों ही एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी है, बट पूरे साल में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक ही बार अवेल कर सकते हैं। ये नहीं कि जितनी आपने कंपनी स्विच करी है उतनी बार आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को अवेल कर पाए। इसकी वजह से हमारी कई बार टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। अब मेरे एग्जाम्पल में दोनों ही कंपनीज ने उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करी, बट क्योंकि मैं दोनों कंपनीज का क्यूमुलेटिव अपना टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रही हूँ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो मेरे को एक ही बार स्टैंडर्ड डिडक्शन का रिबेट मिलेगा। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग चल रही हूँ तो मुझे 50,000 रुपीज मिल जाएगा, न्यू के अकॉर्डिंग चल रही हूँ तो मुझे 75,000 का रिबेट मिल जाएगा। सेम एज अगर मैं एटीसी की रिडक्शन की बात करूं तो एटीसी की जो रिबेट है मुझे ओवरऑल 1.5 लाख रुपए की अलाउ होती है, चाहे मेरा ओल्ड एम्प्लॉयर हो चाहे न्यू एम्प्लॉयर हो। मेरे एग्जांपल में मेरे को पीपीएफ का रिडक्शन मेरे ओल्ड एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपीज का दिया, न्यू एम्प्लॉयर ने अगेन मेरे को 1,50,000 का दिया, तो दोनों मिला के मेरे हो जाते हैं 2,50,000 रुपीज। तो क्या मैं 2,50,000 का रिबेट ले सकती हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटीसी में आप जो मैक्सिमम रिबेट ले सकते हैं वो 1,50,000 का है, तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है 1,50,000 रुपीज। इसके अलावा 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा मेरे थे, मेरे जो नया एम्प्लॉयर है उसके थ्रू, तो उसका रिबेट भी मैंने ले लिया। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई रिबेट अलाउ नहीं होता डिडक्शन का, तो यहाँ पर आपने कोई रिबेट नहीं लिया, और यहाँ पर अब आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आती है वो है आपकी 10,70,000 रुपए यहाँ पे, और 12,75,000 आपके आगे यहाँ पे। अब आपको इसके ऊपर टैक्स निकालना है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। 5 लाख रुपीज तक आपका एग्जाम्प्ट रहता है, ओल्ड में 87A की रिबेट आपको मिल जाती है, बट क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो वो रिबेट आपको नहीं मिलेगी। सेम एज न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिल जाती है 12,75,000 में से 7 लाख रुपए तक पे 87A की रिबेट, तो यहाँ पर मेरी इनकम ज्यादा है तो वो भी मुझे नहीं मिलेगी। तो इन दोनों के ऊपर मैं अगर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूं तो आपकी बनती है, मैं दोनों की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करूं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनता है 1,40,400 और यहाँ पर बनता है 1,09,200। तो बट ऑब्वियसली बात है न्यू टैक्स रिजीम में मेरा कम टैक्स बन रहा है तो मैं इतना टैक्स पे करना ज्यादा पसंद करूंगी। बट अगर यही चीज आपको पता लगती है 31 जुलाई के पास जब आप अपनी रिटर्न फाइलिंग करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा 1% इंटरेस्ट ऑन ईच सेक्शन 234B एंड सी, जिसकी वजह से आपकी ये लाइबिलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि आपको मार्च से लेकर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तक 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234B के अंदर, और आपको स्टार्टिंग से अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हमें हर स्टेप पर इतना एडवांस टैक्स 45%, 75%, 100%, वहां पर भी आपको जो है इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी पूरे साल, अप्रैल से लेकर अभी तक 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं 1,92,000 के ऊपर कैलकुलेट करूं तो ऑन एन एवरेज आपको 30 से 35,000 रुपीज के आसपास पे करना पड़ सकता है इंटरेस्ट ऑन दिस
टैक्स अमाउंट। ये मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको फिगर बता रही हूँ, प्रॉपर मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया है। तो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, बट यही चीज अगर आप आज कैलकुलेट कर लेंगे 15 मार्च से पहले या मार्च के मंथ में बिफोर 31 मार्च, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो तो इतनी बनती है, लेकिन मैंने अभी तक भी कोई भी टैक्स पे नहीं कराया है। तो अब आप इतना टैक्स अगर पे करा देते हैं 15 मार्च से पहले या फिर 31 मार्च से पहले, तो जो आने वाले मंथ है उसका इंटरेस्ट आप सेव कर सकते हैं। 234 बी सेक्शन में जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मार्च से लेकर डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं, और वो आपकी टैक्स सेविंग टैक्स प्लानिंग कहला सकती है। तो इस तरीके से अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, आपका टीडीएस प्रॉपरली डिडक्ट नहीं कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर आपके लास्ट एम्प्लॉयर की सैलरी को नहीं कंसीडर किया जा रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग को करते हुए इसको आज ही कैलकुलेट करके जो आपका टैक्स बनता है, जितना आपका कटना चाहिए उतना नहीं अगर डिडक्ट हो रहा है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आप खुद से डिपॉजिट करा दीजिए डिपार्टमेंट को, सो दैट आपको इंटरेस्ट ना पे करना पड़े जुलाई के टाइम पर जब भी आप अपनी फाइनल रिटर्न को फाइल करेंगे डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जब आप जॉब स्विच करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो किस तरीके से आपको अपने टैक्स को कैलकुलेट करना है, और क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस टैक्स की पेमेंट के लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।